कक्षा 7 के भैया बहनों का हिंदी के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के संबंध में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी आपसे हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं कि ये सुनाई जो पड़ रहा है उसको व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। तो यहाँ पे एक ध्वनि की परिभाषा भी आप लिखते चलिए कि ध्वनि उस कंपन को कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। ध्वनि उस कंपन को कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। दूसरा चीज क्या कर रहे हैं? हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान क्या कर रहे हैं? हम अपने भाव और विचार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आप भी अपने भाव और विचारों को हमारे सामने क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यह हमारे भावों और विचारों का, आपके भाव और विचार का आदान प्रदान हो रहा है, विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसको व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? भाषा। तो भाषा की भी हम लोग परिभाषा लिख लेंगे। भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? लिखकर या बोलकर। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरे पर क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा आपको समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी आप लिख लिए होंगे। अब बात है कि हम लोग हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये जो भाषा है, जो विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, और सारी भाषाएं हैं, तो उसको शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने के लिए हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो व्याकरण से। कहाँ से जानकारी मिलती है? व्याकरण से। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। इसको आप हिंदी व्याकरण कहते हैं, संस्कृत व्याकरण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ग्रामर कहते हैं। तो व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते भी हैं, जिस शास्त्र से किसी भी भाषा के शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखने का ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। यह भाषा गलत नहीं है, परिभाषा गलत नहीं है, 100% सही है। लेकिन थोड़ा सा उसको भी, परिभाषा को हम थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण। भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण एवं विवेचन तथा उसके शुद्ध रूप एवं प्रयोग का निरूपण व्याकरण कहलाता है।
तो व्याकरण की परिभाषा समझ में आ गए। तो भाषा का जो अंग और प्रत्यंग है उसका जो शास्त्र विश्लेषण करता है, विवेचन करता है, उसके शुद्ध रूप का हम जो प्रयोग करते हैं, यह शास्त्र जिसे हमें सिखलाता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। आज हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे? ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। अब भाषा के लिखित चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखित चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। या जिस वर्ण चिन्हों के द्वारा भाषा लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। जिस वर्ण चिन्हों के द्वारा भाषा लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। अब पांडुलिपि का नाम सुने होंगे, हस्तलिखित लिपि का नाम, जो हस्तलिखित हो, चिन्हों के द्वारा या जिसके माध्यम से हम पहले अपने विचारों को व्यक्त करते थे, हस्तलिखित, उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। पूछेगा हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से व्याकरण के 3 भेद, कहीं 4 भी मिलेगा, कहीं 5 भी मिलेगा, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 4 भेद की चर्चा करेंगे। ये 4 भेद कौन कौन है? पहला है आपका वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। तो अब सबसे पहले वर्ण विचार पर चर्चा करते हुए, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इतनी छोटी है मूल ध्वनि की वह छोटी इकाई जिसका कि कोई हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। वह सूक्ष्मतम अंश है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, खंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आप परिभाषा के क्षेत्र में लिख सकते हैं, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे ओ, छोटी ई, बड़ी ई, आ, को, खो, ये सारे क्या है? वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण में जब आप परिभाषा लिखते हैं तो उदाहरण अवश्य ही लिखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा परिभाषा स्पष्ट होता है। तो वर्ण विचार समझ में आ गया। अब शब्द क्या है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, सीता, आपने पढ़ा वर्ण क, ख, ग, ये क्या हुआ? क क्या है? वर्ण। कमल क्या हो गया? शब्द। अब सार्थक क्या है? मेल, जिसका कोई अर्थ निकले। राम से अर्थ निकला। क्या अर्थ निकला? राम किसी व्यक्ति का नाम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम सार्थक कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। तीसरा है पद। यदि शब्द वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तब वह क्या कहलाता है? पद। कोई शब्द जब तक स्वतंत्र है तब तक वह शब्द है। जब वह किसी वाक्य से जुट गया तो क्या बन जाएगा? पद।
क्योंकि इसमें कोई ना कोई विभक्ति जुट जाती है और वह अर्थवाचक होता है, तो उसको क्या कहते हैं? पद। जैसे अभी कलम क्या है? शब्द है। वह कलम से लिखता है, यहाँ पर कलम क्या हो गया? पद, क्योंकि वह वाक्य में प्रयोग हो गया और इसमें कोई ना कोई विभक्ति जुट गई। इस प्रकार यदि शब्द वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तब उसे हम क्या कहते हैं? पद। पद समझ गए? अब है वाक्य। आपने पढ़ा को, वर्ण, कमल, शब्द, कमल तालाब में खिलता है, पद। अब वाक्य क्या है? पद का समूह है। जैसे कमल तालाब में खिलते हैं, खिलता है, तो यह पूरा क्या हो गया? ये वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें ढेर सारे पद जुटकर एक अर्थ प्रदान करते हैं। तो वाक्य लिखिए, वह सार्थक पद समूह जिसे लेखक लिखकर, वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार को पाठक या श्रोता तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। फिर से, वाक्य वह सार्थक पद समूह है जिसे लेखक लिखकर, वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार को पाठक या श्रोता तक पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। सॉरी, वाक्य। उसे क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे वह कमल, वह कलम से लिखता है, यह क्या है? एक वाक्य है। वाक्य है क्योंकि इसमें क्या है? पदों का समूह है। इसको हम क्या कहते हैं? वाक्य।